हमारी बुक कहाँ है? बुक नहीं रखा सर, हम बुक कभी नहीं ले जाता सर, 1000 का टोकन आएगा सर। ओके, हेलो। तो कल आपका चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रिवीजन हो रहा है। कल इसका एक पार्ट्स 8 या 9 मिनट का वीडियो जो भी बनाया गया था उसको आपको सेंड किया गया, आप लोगों ने उसको वॉच किया होगा, देखा। जो नहीं देखे हैं उसको देखें, अच्छे समझें। तो इसीलिए दिया गया कि जो चीज़ें अगर यहाँ पे क्लियर नहीं हुई तो वीडियो में आप शांति से जब पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज उसके आगे का पार्ट्स आपका है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18 मतलब 18th सेंचुरी के एंड की तरफ में फ्रेंच सोसाइटी कैसे थी, उस समय यूरोपियन सोसाइटी कैसे थी समझ लीजिए। फ्रेंच की ही बात हम नहीं कर सकते, पूरी यूरोपियन सोसाइटी ऐसे ही बटी हुई थी। कोई चीज़ है नहीं, थोड़ा और ऐसे लगाते कि रह दे। ओके, इन 1774 लिसन केयरफुली, और बातें बीच बीच से डिस्टर्बिंग वाली नहीं आए, कुछ पूछना होगा तो आप ऐसे नहीं करके, ठीक ना। लुइस 16 ऑफ द बourbon फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। कब? 1774, डेट अंडरलाइन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बन गया, जो कहते क्वेश्चन कैसे फ्रेम करें, तो क्वेश्चन बन गया व्हेन डिड Louis 16 ascend the throne of France? Which family belong to? ऐसे से बने ना छोटे। अब ये छोटे क्वेश्चन लॉन्ग तो ऑलरेडी ये सब पूछे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। इन हाउ मेनी सोसाइटीज या ग्रुप द फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड कैटेगरीज। अब तीनों को डिस्क्राइब करिए, बन गया ना लॉन्ग। व्हाट वर द सिचुएशन ड्यूरिंग द 1887 या 1889, जो भी सिचुएशन क्या थी, क्या सिचुएशन बनी। व्हाट वर द सिचुएशन टू क्रिएट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सिचुएशन, क्या सिचुएशन बना कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो क्वेश्चन पढ़िए तो अपने आप क्वेश्चन समझ में, हाँ ये इससे क्वेश्चन बन सकता है, समझे नहीं। और अंडरलाइन जब करेंगे तो वो ब्लैंक्स और उसमें काम देगा आपका मल्टीपल चॉइस में। तो बात हो रही थी बourbon फैमिली असेंड थ्रोन, गद्दी पर बैठाया गया उसको 20 ईयर के एज में। He was 20 years old and married to the Austrian princess, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से मैरी एंटोनेटी। अपॉन हिज, अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, मैरी एंटोनेटी। कुछ और ठीक है। अपॉन हिज एसेंसेंस, एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द फ्रांस ड्यूरिंग व्हेन किंग लुइस 16 असेंड द थ्रोन। गद्दी पर जब वो बैठा थ्रोन पर, तो उस समय की क्या कंडीशन थी, तो उसी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आगे देखिए, यस, अपॉन हिज असेसन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। गद्दी पर किसी को बैठा दीजिए, कह दीजिए सारी जिम्मेदारी आपकी है और खजाना खाली, कैसे काम करेगा वो। वही कंडीशन हुआ, हाथ बांध दीजिए और कह दीजिए सारी जिम्मेदारी आप ही की है। तो यही तो ब्रिटिश ने किया। कॉलोनियल पीरियड ड्यूरिंग द कोलकाता, वेस्ट बंगाल में कोलकाता पे जब उन्होंने प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला को डिफीट किया, मीर जाफर को मिला करके, फिर मीर जाफर को कन्फेस कर लिया, पपेट क्या बन गए, हाथ की कठपुतली, पपेट शो, मीर कासिम, मीर जाफर, मीर कासिम। और जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ और फिर बक्सर 64-65 में,
तो उस तरह से क्या हो गए, पूरी तरह से पांव जम गए ना कॉलोनियल पीरियड वेस्ट बंगाल में, पूरा पावर दीवानी राइट मिल गया। तो क्या हो गया, वहां पे मीर कासिम नाम का राजा बना, बक्सर में मीर कासिम को हटा के पुनः मीर जाफिर को बैठाया गया था। तो उस समय क्या था कि भैया आप एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था जो है पूरा मतलब खर्च करने वाला काम, जनता वेलफेयर का काम, कानून व्यवस्था किसके हाथ में, नवाब के, और बाकी सारा जो है जो गेनिंग वाला था वो सब किसको मिला था, ब्रिटिश को। तो ये चीजें है, तो वही चीज इसमें समझ लीजिए कि कैसे वो अपने लोगों के लिए वेलफेयर काम करे जब खजाना खाली है। उधर मेंटेनेंस खर्चा तो कम नहीं होगा ना, क्या खर्चा रोका जा सकता, नहीं खर्चा रोका नहीं जा सकता है, कम थोड़ा किया जा सकता है, लेकिन हमें उसके अनुसार मैनेज करना पड़ेगा। तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ नंबर सेकंड रीजन क्यों खाली हुआ था, अब ये रीजन बन रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन के आंसर है सब। लॉन्ग ईयर्स ऑफ हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस, एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेजेंट कोर्स एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सलीज। जो वहाँ की राजधानी जो पैलेस महल था किंग का, और जो नोबल्स थे, जो मिलिट्री थी, जो जुडिशरी सिस्टम था, उनको मेंटेन करने पर पैसा काफी खर्च होता था। दूसरा, अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन। उस समय ब्रिटिश और फ्रांस एक दूसरे के बिल्कुल क्या थे, अपोजिट, कट्टर दुश्मन, इनमी। और अमेरिका में उस समय उपनिवेश था इंडिया की तरह, किसका, ब्रिटिश का। 13 कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश को छुड़ाने में अमेरिका का इन्होंने पूरी तरह से मदद किया, काफी पैसा खर्च किया। 1774 में ही अमेरिका क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है। डेमोक्रेसी वहां पे, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका, और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन। अरे वाशिंगटन डीसी, अच्छा वही कुछ था। समझ में आ रहा ना, आगे देखिए, लिसन, फ्रॉम द कॉमन इनमी ब्रिटेन द वार एडेड मोर देन $1 बिलियन लीबर। हंसोगे तो झापड़ मारूंगा, पढ़ो ध्यान से, वहां पे रखो उंगली। बिलियन लीवर, लीवर वहां की मुद्रा है, मुद्रा मतलब करेंसी, ओके ओके। तो बिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख से अब। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, मनी लेंडर जो पैसा उधार में देने वाले, इन लोगों ने दिया था। और उस समय क्या किया, नाउ बिगेन टू चार्ज 10%, उस पर 10% अतिरिक्त लगा दिया। जो टैक्स लेते थे उसका 10% उन्होंने बढ़ा दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, सो द फ्रांस या फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged टू स्पेंड इन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन टू मीट इट्स इरेगुलर या रेगुलर एक्सपेंस, मतलब रेगुलर दैनिक खर्चों को कंप्लीट करने के लिए क्या हुआ, उनके पास पैसा तो रह नहीं गया, जो लोन लिया उस पर भी अतिरिक्त कर्ज लग गया, उसको देना है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए था, टैक्स को, एक चारा वही होता था, टैक्स बढ़ाना। और टैक्स अकेले जो है गवर्नमेंट किंग नहीं बढ़ा सकता था, उसके लिए असेंबली की मीटिंग, क्या ठीक है, समझे रहिए, अच्छी बात है, समझिए, बातें आए। और ये सब चीज़ें उस समय भी हमने ऐसे क्लियर करके आपको बताई थी, पढ़ाई थी, और ध्यान से समझिए। इसलिए क्लास लेना मस्ट है, जो नहीं आ रहे उनको आप फोन कर दीजिए। कैसे करते हैं सर, बोलो जॉब किए कैसे करते हैं। आगे देखिए, फोन ये कह रहे हैं कि मैं बम्बई कमाने गया हूँ, ठीक है, लिसन, बढ़िया कर रहा है आगे। टू मीट्स इरेगुलर रेगुलर एक्सपेंस सच एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर और यूनिवर्सिटीज, इन सबको चलाने के लिए द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस।
टैक्स को इंक्रीज करने पर फोर्स होना, मजबूर होना पड़ा। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into three. अब आ जाए सोसाइटी पर आ गया, तो आगे पीछे चल रहा है, समझे नहीं? जैसे पहले पेज में हमने कल क्या पढ़ा था, रिवोल्ट, वहाँ एक तरह से आक्रमण कर दिया था, लेकिन फिर वहीं से बैक आए पिछली कहानी से। क्या कंडीशन थी, जैसे मूवी में पहले क्या दिखाता, एंड कंक्लूजन पहले दिखा देता है, उसके बाद तब वहाँ लड़का होता, तब वो लड़का बड़ा होगा, लड़की बड़ी होगी, फला होगा, तमाशा होगा। ओके, आगे देखिए, द सोसाइटी ऑफ स्टेट। अब आप बताइए ध्यान से, अगर आप समझेंगे तो क्या आंसर आपको याद करना पड़ेगा? फिर कौन सा पॉइंट आप पढ़िए, समझिए पॉइंट, खुद क्वेश्चन के मन में क्रिएट करते रहिए और लिखते रहिए। वाज पार्ट्स ऑफ द फेडरल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एज। द टर्म ओल्ड रेजमी उसको कहा जाता था, इज यूजुअली used to describe the society and institution of France before 70. Feudal system. इसमें होता क्या था? सर इसमें क्लर्जी और नोबिलिटी को पूरा अधिकार था पीसेंट से काम करवाने। या मतलब सामंती व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, समझे ना? कि जो होता था सर इसमें नोबल पावर जो होते थे और क्लर्जी मैन, इन लोगों को बाई बर्थ प्रिविलेज था, जन्म अधिकार, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, काम नहीं करना, खेती करने का काम थर्ड स्टेट के लोग। यही आगे फिगर 2 में आपको दिखाया, टू शोज हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। पीजेंट मेड अप अबाउट 90%। ध्यान दीजिए, पूरे फ्रांस की जनसंख्या 90% टोटल उसका पीजेंट लोग थे, और 10% नोबल और क्लर्जी थे, और पावर किसके हाथ में था? 10% में। मुट्ठी भर लोग, पावर वो राज वो करें, और ज्यादा संख्या किसकी? यही तो डेमोक्रेसी, इसीलिए तो आया। डेमोक्रेसी में किसका रूल है? पब्लिक रूल, जनता। विरोध नहीं करते थे, वही विरोध, तभी तो जाके रिवोल्यूशन हुआ। उसी का तो विरोध। रिवोल्यूशन क्यों होता है? जब असहनीय कोई चीज हो जाती है, सहते सहते ऊब गया, मरो या करो। लास्ट में गांधी जी ने क्या डू या डाई, पहले तो अहिंसा 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 चिल्लाते रहे, और लास्ट में बोले डू या डाई। वही पहले हो गया होता तो जलियांवाला बाग कांड होता ही नहीं, पहले ये सब भाग गए होते। तो समझिए बात को, भी सारे आंसर मिलेंगे। आगे देखिए, ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड दे कल्टिवेटेड। जबकि लैंड भी किसके हाथ में थे? ज्यादा लैंड लॉर्ड के। तो कुछ लोगों के पास, उस 90% में कुछ लोगों के पास अपनी जमीन थी, बाकी सब बॉन्डेड लेबर, मतलब एक तरह से उनके पीजेंट थे। टीनेंट पीजेंट्री जिसको कहते हो, उधार की खेती करना और टैक्स देते थे वो। About 60% of the land was owned by nobles. नोबल्स मतलब जो किंग के ऑफिशियल होते थे, इनके पास लैंड 60% होते थे। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। फिर चर्च के पास क्लर्जी और जो थर्ड स्टेट के रिचर लोग होते थे, उनके पास जमीन होती थी। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट दैट इज द क्लर्जी, या चर्च के लोग जो पादरी चर्च से रिलेटेड होते थे, एंड नोबेलिटी एंजॉयड द सर्टन प्रिविलेज बाय द बर्थ, अधिकार, राइट, छूट। द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेज। और इसके अलावा भी नोबल्स को, जो उसमें लोग पैदा होते थे उनके घरों में, उनको फ्यूडल प्रिविलेज था, सामंती व्यवस्था, मतलब उनको वही राजशाही राजतंत्र की वाली थी। एंड दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज which they extracted from the peasant।
पीजेंट से लेते थे। पीजेंट वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड। उनके घरों में काम करते थे, खेतों में काम करते थे। जैसे भाई हमारे समाज में भी तो ऐसे ही था। पहले के समय में जमींदार लोग होते थे, तो जमींदार जो किसान वर्ग होता उसकी खेत नहीं तो पता चला कि आके घर पर भी मजदूरी करे, उनके खेत में भी बदुआ मजदूरी करे और अपने जाके घर पर भी काम करे। ये है बेगार जिसको कहते हो, उसके बदले मिलना नहीं है कुछ। टू सर्व इन द आर्मी आर टू पार्टिसिपेट्स इन बिल्डिंग रोड। आर्मी में या सड़क बनवाने मतलब निर्माण कार्य में मदद करना। अगला है द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिथे और टैली। सब याद कर लीजिएगा। जो चर्च अपना टैक्स लगाता था ऑलरेडी अलग से टिथे फ्रॉम द